हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल हॉनेस्टी सेंटर में। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को पता है कि खान सर के पॉकेट जीके प्राचीन भारत जो है कंप्लीट हो चुका है, जिसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। आज हम लोग मध्यकालीन भारत को शुरू करने वाले हैं। इसमें पहला टॉपिक जो है इस्लाम का उदय तथा अरब आक्रमण, इसको कंप्लीट करना है। साथ साथ तुर्की आक्रमण और गुलाम वंश, इन सारे टॉपिक को पूरा डिटेल में कंप्लीट करने वाले हैं। और इसके साथ क्राउन बुक के जितने भी एक्स्ट्रा फैक्ट हैं उनको भी कंप्लीट किया जाएगा, ताकि आने वाले कोई भी एग्जाम्स हो, चाहे वो बिहार पुलिस का हो, बीपीएससी हो, बिहार दरोगा हो, बिहार एसएससी इंटर स्तरीय परीक्षा हो, बिहार एसएससी सीजीएल हो, वन दरोगा हो, कोई सा भी वनडे एग्जाम्स हो, चाहे यूपी का हो, एमपी का हो, कोई सा भी वनडे एग्जाम्स हो, तो ये जो वीडियो है काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होने वाला है परीक्षा के दृष्टिकोण से। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। इस्लाम का उदय तथा अरब आक्रमण 22 अप्रैल 570, 8 जून 632 ईस्वी, 62 वर्ष, मतलब 62 वर्ष तक, मतलब इस्लाम का उदय और अरब आक्रमण जो हुआ वो 62 वर्ष तक है ना। 62 वर्ष तक ये याद रखना है, ठीक है। कुरान के धार्मिक कानून को जवाबित कहा गया है। क्या कहा गया है? जवाबित कहा गया, ठीक है। मदीना के कुरैश तथा मुस्लिमों के बीच 3 युद्ध हुए, ठीक है। मदीना के कुरैश तथा मुस्लिमों के बीच कितने युद्ध हुए? तो 3 युद्ध हुए। एक तो जंगे बदर, दूसरा जंगे उहद और जंगे खंदक। याद रखना है, जंगे बदर, उहद और खंदक। बदर, उहद, खंदक। बदर जो हुआ है वो मार्च अप्रैल 624 ईस्वी में हुआ है, ठीक है। जंगे उहद जो हुआ है ये मार्च 625 ईस्वी में हुआ है। और जंगे खंदक जो है ये मार्च अप्रैल 627 ईस्वी के बीच में हुआ है, ठीक है। इस्लामिक कानून, इस्लामिक कानून जो है, इस्लामिक कानून बादशाह को राजनीतिक संस्था स्वीकार नहीं करता, इसलिए उत्तराधिकारी के नियम को भी नहीं मानता। मोहम्मद बिन कासिम से पहले अरबों के 2 असफल आक्रमण भारत पर हुए। पहला 711 ईस्वी में उबैदुल्लाह के नेतृत्व में, मतलब मोहम्मद बिन कासिम के पहले भी युद्ध हुआ था, ठीक है। जो पहला जो युद्ध हुआ वो असफल हुआ था, ठीक है। एक तो याद रखना है 711 ईस्वी में उबैदुल्ला के नेतृत्व में, और दूसरा जो हुआ था 711 ईस्वी में बुदैल के नेतृत्व में ना। मोहम्मद बिन कासिम के आक्रमण से भी पहले 2 असफल युद्ध हुए थे। एक तो 711 में हुआ था उबैदुल्ला के नेतृत्व में, और दूसरा हुआ था बुदैल के नेतृत्व में, ठीक है। ठीक है, ये सब याद रखना है। कासिम ने 712 ईस्वी में मकरान के रास्ते, है ना। 711 में पहले 2 युद्ध हो चुका था, 712 में मोहम्मद बिन कासिम का युद्ध हुआ, है ना। कासिम ने 712 ईस्वी में मकरान के रास्ते स्थल मार्ग से भारत पर हमला किया। कासिम ने जिन स्थानों पर आक्रमण किया था वो है देवल, ठीक है। पहला देवल, फिर नेउन, शेहवान, देवल, नेउन, सहवान, शीशम, रावण, ब्राह्मणबाद, आलोर और मुल्तान, ठीक है। राजा दाहिर की मृत्यु रावण की लड़ाई में हुई थी। याद रखना है, जो राजा दाहिर की मृत्यु हुई थी ये रावण की लड़ाई में हुई थी। कौन सी लड़ाई में? तो रावण की लड़ाई में। किनके बीच हुआ था? तो ये मोहम्मद बिन कासिम और दाहिर के बीच हुआ था, ठीक है। कासिम ने दाहिर की पुत्रियों, एक तो सूर्य देवी और परिमल देवी को ब्राह्मणबाद से पकड़ा था। बजहरा, बजहरा शीशम के जाटों का सेनापति था। याद रखना है, बजहरा जो है शीशम के जाटों का सेनापति था। वो कासिम के शीशम पर आक्रमण के समय मारा गया था। मोहम्मद बिन कासिम तथा खलीफा वलीद की मृत्यु 714 ईस्वी में हुई। मोहम्मद बिन कासिम तथा खलीफा वलीद की मृत्यु जो हुआ है 714 ईस्वी में हुई, ठीक है। वलीद के बाद सुलेमान खलीफा बना, मतलब वलीद के बाद जो खलीफा वलीद की मृत्यु कब हुआ था? 714 में। साथ साथ मोहम्मद बिन कासिम का भी मृत्यु हुआ था, ठीक है। तो वलीद की मृत्यु के बाद खलीफा कौन बना? तो सुलेमान। याद रखना है, सुलेमान खलीफा बना। चालुक्य शासक पुलकेशिन अवनिज नाश्रय
को अरबों को पराजित करने के कारण नौसारी अभिलेख में दक्षिण दक्षिण पथ के ठोस स्तंभ की उपाधि दी गई। ठीक है, तो याद रखना है, मतलब सुलेमान को हराया था। किसने हराया था? तो ये पुलकेशी राज अवनी जनाश्रय, है ना, अवनी जनाश्रय को अरबों को पराजित करने के कारण नौसारी अभिलेख में, ठीक है, कौन सा अभिलेख में? तो नौसारी अभिलेख में दक्षिण पथ के ठोस स्तंभ की उपाधि दी गई। किसको? तो अवनीज नासरे को। ठीक है, याद रखना है, इसको दिया गया था। जजिया कर लगाने वाला पहला शासक मोहम्मद बिन कासिम था। भारत पर अरबों का प्रथम आक्रमण 636 ईस्वी खलीफा उमर के समय में थाने पर हुआ था। कब हुआ था? भारत पर अरबों का प्रथम आक्रमण 636 ईस्वी में खलीफा उमर के समय थाने पर हुआ था। पश्चिम से भारत में प्रवेश करने के 4 स्थल मार्ग थे। एक तो हैबर की घाटी से, दूसरा बोलन की घाटी से, तीसरा मकरान तट से, जलमार्ग से। ठीक है, पश्चिम से भारत में प्रवेश करने के 4 स्थल मार्ग थे। कौन कौन? तो हैबर घाटी, बोलन की घाटी, मकरान तट और जलमार्ग से। सर विलियम म्योर के अनुसार सिंध विजय ने इस्लामी नीतियों में एक नए युग का प्रारंभ किया। किसने कहा था? सर विलियम म्योर ने कहा था। ठीक है, गिबन ने क्या कहा था? हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हाथ में तलवार तथा दूसरे हाथ में कुरान लेकर इस्लाम का प्रचार किया। किसने क्या कहा था? गिबन के अनुसार हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हाथ में तलवार तथा दूसरे हाथ में कुरान लेकर इस्लाम का प्रचार किया। सुलेमान 9वीं सदी के भारत आगमन के समय सुलेमान के भारत के आगमन जब हुआ था सुलेमान का 9वीं सदी में, उस समय देखिए प्रतिहार शासक मिहिर भोज व पाल शासक धर्मपाल तथा देवपाल, मतलब इनके समय में ये आए थे सुलेमान को। तो प्रतिहार शासक मिहिर भोज और पाल शासक धर्मपाल तथा देवपाल के समय सुलेमान आया था। याद रखना है ये, है ना। एक तो प्रतिहार शासक के समय और दूसरा पाल शासक के समय सुलेमान आया था। अल मसूदी जो है, अल मसूदी कौन? तो अल मसूदी, ठीक है, अल मसूदी 10वीं सदी के भारत आगमन के समय प्रतिहार शासक महिपाल का मतलब था, शासक था प्रतिहार में। प्रतिहार शासक कौन था? महिपाल। जब अल मसूदी आया था भारत, उस समय प्रतिहार शासक कौन था? महिपाल। और राष्ट्रकूट शासक इंद्र तृतीय। इसका मतलब यह हुआ कि अल मसूदी जब भारत आया था तो महिपाल के समय आया था और इंद्र तृतीय के समय में आया था। ठीक है, कौन? तो अल मसूदी। तुर्की आक्रमण, ठीक है, तुर्की आक्रमण देखिए, गजनी वंश की स्थापना अलप्तगीन ने की थी। किसने की थी? अलप्तगीन ने की थी। इसे यामिनी वंश भी कहा जाता है। मतलब तुर्की वंश को क्या कहा? तुर्की वंश को क्या कहा जाता है? गजनी वंश के सामने, सॉरी, गजनी वंश को ही कहा जाता है यमिनी वंश, है ना। सुबक्तगीन अलप्तगीन का एक दास था जो बाद में उसका दामाद भी बना। वह 970 ईस्वी में गजनी के सिंहासन पर बैठा। सुबक्तगीन की मृत्यु 999 ईस्वी के समय उसके साम्राज्य में अफगानिस्तान, खुरासान, बल्ख तथा भारत के पश्चिमोत्तर प्रदेश सम्मिलित थे। ठीक, महमूद गजनी सुबक्तगीन का पुत्र था। जो महमूद गजनी था, किसका पुत्र था? तो सुबक्तगीन का पुत्र था। सुबक्तगीन कौन था? तो ये अलप्तगीन का दामाद था या दास था। ठीक है, याद रखना है। वह सुल्तान की पदवी धारण करने वाला प्रथम शासक था। जो महमूद गजनी था, सुल्तान का पद, याद रखना है, सुल्तान की पद जो है धारण करने वाला प्रथम शासक कौन था? तो महमूद गजनी था। ठीक है, बगदाद के खलीफा अल कादिर बिल्लाह ने उसे यमीनुद्दौला तथा अमीन उल मिल्लत की उपाधियां दी। किसको? तो महमूद गजनी को। किसने दिया था? तो ये बगदाद के खलीफा अल कादिर बिल्लाह ने दिया था। महमूद गजनी को खलीफा अल कादिर बिल्लाह ने उसे यमीनुद्दौला और अमीनुल मिल्लत की उपाधियां दी। ठीक है, महमूद गजनी के आक्रमण के समय भारत की स्थिति क्या थी?
तो मुल्तान पर किसका शासक था? तो करमाथी सिया फतेह दाऊद का। ठीक है, मुल्तान पर जब महमूद गजनी आक्रमण किया था उस समय मुल्तान पर किसका शासन था? तो करमाथी सिया फतेह दाऊद का। सिंध पर अरब का। ठीक है, हिंदू कुश हिंदू कुश पर जयपाल। ठीक है, जयपाल का शासन था हिंदू कुश पर। जब महमूद गजनी आक्रमण किया तो उस समय हिंदू कुश पर किसका शासन था? तो जयपाल का शासन था। ठीक है, कश्मीर पर संग्रामराज का। कन्नौज पर राज्यपाल का, याद रखना ये सब। ठीक है, कन्नौज पर राज्यपाल का। बंगाल पर महिपाल प्रथम का। ठीक है, दक्षिण भारत पर चोल तथा चालुक्य वंश का। दिल्ली पर अनंगपाल। गुजरात पर दुर्लभ राज। ठीक है, बुंदेलखंड पर बुंदेलखंड पर चंदेल वंश का शासन था। और वहिंद के युद्ध महमूद तथा आनंद पाल के बीच हुआ था, याद रखना है। जो वहिंद का युद्ध है ये महमूद और आनंद पाल के बीच हुआ था। महमूद के आक्रमण, ठीक है, महमूद के आक्रमण के समय हिंदू शाही राज्य की राजधानी कहाँ थी? उदभांडपुर थी। ठीक है, महमूद का जब आक्रमण हुआ था उस समय हिंदू शाही राज्य की राजधानी कहाँ थी? उदभांडपुर थी। ठीक है, महमूद ने संस्कृत लिखे सिक्के जारी किए थे। मतलब ये पहला शासक था, मतलब यह पहला शासक था जिसने संस्कृत में लिखा हुआ सिक्का जारी किया था चांदी का। ठीक है, महमूद ने 1001 ईस्वी से लेकर 1027 ईस्वी तक भारत पर कुल 17 आक्रमण किए, मतलब 17 बार आक्रमण किया था महमूद गजनी ने। ठीक है, कुछ प्रमुख आक्रमण देख लीजिए। पहला आक्रमण पंजाब द्वारा। ठीक है, उस समय राजा जयपाल था, पंजाब पर जब आक्रमण हुआ था ये राजा जयपाल। ठीक है, चौथा आक्रमण मुल्तान पर किया गया था 1005 ईस्वी में। बढ़ुआ आक्रमण कन्नौज मथुरा 1018 ईस्वी में। ठीक है, 14वां आक्रमण जो हुआ था ग्वालियर और कलिंजर पर हुआ था। ठीक है, 1021 ईस्वी में। 15वां आक्रमण गुजरात पर हुआ था 1024 ईस्वी में। 16वां आक्रमण जो था सोमनाथ मंदिर पर हुआ था। याद, क्वेश्चन पूछेगा कि सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण महमूद गजनी ने किया था, कौन सा आक्रमण था? तो 16वां आक्रमण था। ठीक है, कौन सा आक्रमण था? तो 16वां आक्रमण था। ठीक है, ये सब आप लोग को याद रखना है। छोटा छोटा पॉइंट देख रहे हैं, तो याद रखना है। 16वां आक्रमण था सोमनाथ पर, जो शिव मंदिर पर आक्रमण हुआ था 1025 ईस्वी में, महमूद गजनी ने किया था। उस कौन सा आक्रमण था? 16वां आक्रमण था। ठीक है, 17वां जो अंतिम आक्रमण था ये सिंध और मुल्तान पर हुआ था 1027 में। ये भी याद रखना है। एक तो 16वां याद रखना है, एक 16वां याद रखना है, दूसरा 17वां याद रखना है। जो अंतिम आक्रमण था 17वां अंतिम आक्रमण वो सिंध और मुल्तान पर हुआ था 1027 ईस्वी में। ठीक है, और कश्मीर 1015 और 16 ईस्वी में। ठीक है, कश्मीर पर जो आक्रमण हुआ था 1015 और 16 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, बस देखिए आगे देखिए। महमूद की सेना में हिंदू भी शामिल थे। महमूद गजनी की सेना में हिंदू, एक तो सेवेंद्र राय और दूसरा तिलक। ठीक है, महमूद के प्रमुख दरबारी साहित्यकार, एक तो अलबरूनी, ठीक, दूसरा उतबी, बैहाकी, फिरदौसी, जारी तूसी, उनसुरी, असजदी, फारूक आदि थे। महमूद के प्रमुख दरबारी साहित्यकार थे कौन कौन? तो अलबरूनी, उतबी, बैहाकी, फिरदौसी, जारी तूसी, उनसुरी, असजदी, फारूकी। ठीक है, भारत में तुर्की राज्य की स्थापना का श्रेय भारत में तुर्की राज्य की स्थापना का श्रेय तुर्की राज्य की स्थापना का श्रेय किसको जाता है? मोहम्मद गौरी को दिया जाता है। ठीक है, ये याद रखना है कि जो तुर्की राज्य की स्थापना का श्रेय किसको दिया जाता है? मोहम्मद गौरी को दिया जाता है। ठीक है, उसने भारत पर पहला आक्रमण 1175 ईस्वी में मुल्तान पर किया था। मोहम्मद गौरी ने पहला आक्रमण किस पर किया था? मुल्तान पर। कब? 1175 ईस्वी में। क्लियर? गौरी का दूसरा आक्रमण, एक तो 1175 में हुआ था पहला आक्रमण, और दूसरा आक्रमण 1178 मतलब 3 साल के बाद गुजरात पर हुआ। जो मोहम्मद गौरी का आक्रमण हुआ था मुल्तान पर पहला आक्रमण था और दूसरा गुजरात पर था। मुल्तान पर 1175 में हमला किया था और गुजरात पर 1178 में। ठीक है, इस बार उसे भीम द्वितीय की सेना से हार का मुंह देखना पड़ा। ठीक है,
इस समय गुजरात पर चालुक्य राजा मूलराज द्वितीय का शासन था। जब दूसरी बार हमला किया था मोहम्मद गौरी, उस समय चालुक्य राजा कौन था? मूलराज द्वितीय था। ठीक है। गौरी की हत्या 13 मार्च 1206 ईस्वी को खोखरों ने सिंधु के किनारे दम्यक नामक स्थान पर की थी। ठीक है, याद रखना है गौरी की हत्या जो हुआ था 13 मार्च 1206 में खोखरों ने किया था। ठीक है, याद रखना है गौरी की हत्या 13 मार्च 1206 ईस्वी को खोखरों ने सिंधु के किनारे दम्यक नामक स्थान पर की थी। खोखरो याद रखना है और दम्यक स्थान याद रखना है। ठीक है, गौरी ने ठीक है गौरी ने भारत पर आक्रमण करने के लिए गोमल दर्रे से होकर सिंध पहुंचने वाले मार्ग को अपनाया था। जो गौरी था भारत पर आक्रमण करने के लिए गोमल दर्रा का प्रयोग किया था। ठीक है, कौन सा दर्रा होकर आया था? तो गोमल दर्रा, याद रखना है गोमल दर्रा हो जाएगा। अब दूसरा देखिए, गौरी की सेना के प्रमुख सेनापति, मतलब गौरी के जो सेना था, मोहम्मद गौरी का जो सेना था, सेना के प्रमुख सेनापति कौन कौन था? एक तो खारबक, हरमेल, इलाह, मुकलबा, यालदौज, कुबाचा और ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, गौरी की सेना के प्रमुख कौन था? एक तो सेनापति खारबक, हरमेल, इलाह, मुकलबा, यालदौज, कुबाचा और ऐबक। तराइन के द्वितीय युद्ध में राजपूत सेना की कमान गोविंद राय, खांडे राय, बदमसा रावल के हाथों में थी। ठीक है, तराइन के द्वितीय युद्ध में राजपूत सेना की कमान एक तो गोविंद राय हो जाएगा, दूसरा खांडे राय और बदमसा रावल के हाथों में थी। 1194 ईस्वी में चंदावर का युद्ध गौरी और कन्नौज के शासक जयचंद्र गढ़वाल के बीच हुआ। जो 1194 ईस्वी में चंदावर का जो युद्ध हुआ था, पूछेगा तो सबसे पहले ये क्वेश्चन पूछेगा तो चंदावर का युद्ध कब हुआ था? तो 1194 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, चंदावर का युद्ध किनके बीच हुआ था? तो गौरी और कन्नौज के शासक जयचंद्र के बीच हुआ था। ठीक है, चंदावर का युद्ध गौरी और जयचंद्र के बीच हुआ था, जिसमें जयचंद्र की हार हुई थी। ठीक, इख्तियारुद्दीन बख्तियार खिलजी ऐबक की सेना का एक सरदार था। इसने 1202 ईस्वी के अभियान के दौरान नालंदा तथा विक्रमशिला विश्वविद्यालय को नष्ट कर दिया। कौन? तो बख्तियार खिलजी। ठीक है, बख्तियार खिलजी ने ही नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालय को नष्ट किया था 1202 ईस्वी के आसपास। ठीक, मोहम्मद गौरी मोहम्मद गौरी के सोने के सिक्के पर, जो मोहम्मद गौरी है, मोहम्मद गौरी के सोने के सिक्कों पर लक्ष्मी तथा नंदी के चित्र थे। ठीक है, जिसके उल्टी तरफ देवनागरी लिपि में मोहम्मद बिन शाम अंकित था। क्या अंकित था? मोहम्मद बिन शाम अंकित था। ठीक है, याद रखना है मोहम्मद गौरी के सोने के सिक्का पर लक्ष्मी और नंदी के चित्र थे। ठीक है, ये सब याद रखना इंपॉर्टेंट हो गया ना। मोहम्मद गौरी के सोने के सिक्के पर लक्ष्मी तथा नंदी के चित्र थे। ठीक है, गौरी ने 56 ग्रेन वजनी एक अन्य सिक्का देहलीवाल चलाया था। देहलीवाल सिक्का किसने चलाया था? तो मोहम्मद गौरी ने चलाया था। कितने ग्रेन का? तो 56 ग्रेन का। ठीक है, 64 ग्रेन से 66.5 ग्रेन वजन के सोने के सिक्के चलाए, जिस पर लक्ष्मी की आकृति थी। ठीक है, लक्ष्मी की आकृति थी। मोहम्मद गौरी के सिक्कों पर किसकी आकृति थी? लक्ष्मी की आकृति थी। ठीक है, तांबे के सिक्के का वजन जो है 37.5 से 48 ग्रेन तक था। ठीक है, उत्तर भारत पर तुर्कों की विजय का एक महत्वपूर्ण पहलू नगरीय क्रांति थी। किसने कहा था? प्रोफेसर मोहम्मद हबीब ने कहा था। ठीक है, उत्तर भारत पर तुर्कों की विजय का एक महत्वपूर्ण पहलू नगरीय क्रांति थी। लाहौर में गजनी वंश का अंतिम शासक खुसरो मलिक तथा गजनी में इस वंश का अंतिम शासक अरसलान था। गौरी पूर्ण रूप से 1203 ईस्वी में सुल्तान बना। कब बना? 1203 ईस्वी में। ठीक है, तुर्कों से लगातार पराजित होने पर हरिराज चौहान ने आत्महत्या कर ली। अब आया दिल्ली सल्तनत। ठीक है, जो कि शुरू होता है 1206 ईस्वी से 1526 ईस्वी तक। ठीक है, कितना कितना? तो याद रखना है, एक तो आपका हो जाएगा दिल्ली सल्तनत में
जो दिल्ली सल्तनत का काल होगा 1206 ईस्वी से 1526 ईस्वी तक। इसमें पहला जो है गुलाम वंश, ठीक है, कौन वंश? गुलाम वंश। गुलाम वंश का काल कितना हो जाएगा? 1206 से 1290 तक, ठीक है। कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है, 1206 से 1210 ईस्वी तक कुतुबुद्दीन ऐबक। गुलाम वंश का पहला शासक था कुतुबुद्दीन ऐबक, मतलब गुलाम वंश का संस्थापक था कुतुबुद्दीन ऐबक। इसका काल जो है 1206 से 1210, मतलब काल एकदम याद रखना है। कुतुबुद्दीन ऐबक का जो काल है 1206 से 1210, मतलब 1210 में इसका मृत्यु हुआ होगा, ठीक है। ऐबक को निशापुर के काजी फखरुद्दीन अब्दुल अजीज कुफी ने खरीदा था। किसने खरीदा था ऐबक को? तो ये फखरुद्दीन अब्दुल अजीज कुफी ने खरीदा था, ठीक है। काजी के पुत्रों से गौरी ने ऐबक को खरीदा, मतलब गौरी ने इसको खरीदा था ऐबक को। काजी के पुत्रों से ऐबक को खरीदा था। फिर ऐबक को किसने खरीदा? ये इसने खरीदा, ठीक है, फखरुद्दीन अब्दुल अजीज ने कुफी ने खरीदा था, ठीक है। ऐबक को जो कुतुबुद्दीन अभी तो पूछता नहीं है, ध्यान नहीं देना है ज्यादा। ऐबक को कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श, बहुत इंपॉर्टेंट हो गया, लाख बख्श, पील बख्श, हातिम ताई द्वितीय, कुरान खां, है ना, के नाम से जाना जाता है। किसको? तो कुतुबुद्दीन ऐबक को। एक तो लाख बख्श कहा जाता है, पील बख्श कहा जाता है, हातिम द्वितीय कहा जाता है। बार बार इसमें से क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। पील बख्श मतलब किसको कहा जाता है? तो कुतुबुद्दीन ऐबक को। पील बख्श किसका उपनाम है? तो कुतुबुद्दीन ऐबक का नाम है, ठीक है। प्रोफेसर हबीबुल्ला खान ने गुलाम वंश को ममलुक वंश की संज्ञा दी, ठीक है। एक तो याद रखना है कि गुलाम वंश को ही ममलुक वंश कहा जाता है, ठीक है। क्या कहा जाता है? गुलाम वंश का दूसरा नाम ममलुक, ममूलुक, ममूलक, ममूलक वंश कहा जाता है, ठीक है। दिल्ली सल्तनत दिल्ली सल्तनत के अधिकांश शासक जो है इलवाड़ी तुर्क जाति के थे। कुतुब मीनार का निर्माण कार्य प्रारंभ कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था। इसे पूर्ण करने का श्रेय जो है इल्तुतमिश को दिया जाता है। इसकी ऊंचाई 240 फीट 73 मीटर है, ठीक है, मतलब 240 फीट कुतुबुद्दीन ऐबक, सॉरी, कुतुब मीनार का जो ऊंचाई है वो 240 फीट और 73 मीटर है, ठीक है। कुतुबुद्दीन ऐबक और इल्तुतमिश दोनों कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के शिष्य थे, ठीक। इन्हीं सूफी संत के नाम पर कुतुब मीनार रखा गया था। अजमेर में स्थित 2.5 दिन का झोपड़ा के निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने कराया था। ये सब याद रखना है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। क्या याद रखना है? तो जो 2.5 दिन का झोपड़ा है किसने बनाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाया था, ठीक है। दिल्ली में कुवत उल इस्लाम मस्जिद बनवाई किसने? तो ये कुतुबुद्दीन ऐबक ने। भारत में सुल्तान की उपाधि का प्रचलन तुर्कों ने किया। सुल्तान की उपाधि का जो प्रचलन है तुर्कों ने किया। गौरी की मृत्यु के पश्चात ऐबक उसके भारतीय प्रदेशों का शासक हुआ और 25 जून 1206 ईस्वी को सिंहासन रूढ़ हुआ। लाहौर ऐबक की राजधानी थी। कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी कहाँ थी? लाहौर थी, ये याद रखना है। लाहौर जो है ऐबक की राजधानी थी, ठीक है। आगे देखिए, उसके राज्य को 1208 ईस्वी में गजनी के शासक महमूद द्वितीय ने मान्यता प्रदान की, ठीक है। उसके राज्य को 1208 ईस्वी में गजनी के शासक महमूद द्वितीय ने मान्यता प्रदान की। ऐबक ने ताजुद्दीन यल्दौज की पुत्री से विवाह किया तथा नसीरुद्दीन कुबाचा से अपनी बहन का विवाह किया, ठीक। ऐबक की मृत्यु 1210 ईस्वी में चौगान खेलते समय, मतलब पोलो खेलते समय घोड़े से गिरकर हुई थी, ठीक है। उसे लाहौर में दफनाया गया था। लाहौर क्या था? तो उसका राजधानी था, ठीक है। फक फक ए मुदव्विर तथा हसन निजामी ऐबक के दरबार में रहते थे, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट हो गया। फक फक्र ए मुदव्विर तथा हसन निजामी किसके दरबार में रहते थे? तो कुतुबुद्दीन ऐबक के दरबार में रहते थे। ऐबक को 1208 ईस्वी में दास्ता से मुक्ति मिली थी। गौरी के उत्तराधिकारी गयासुद्दीन से मुक्ति पत्र प्राप्त हुआ था, ठीक। इल्तुतमिश
इसका काल क्या हो जाएगा 1211 से 1236। कुतुबुद्दीन ऐबक का काल कितना था 1206 से 1290 तक, ठीक। और इल्तुतमिश सॉरी कुतुबुद्दीन ऐबक का काल कितना था 1206 से 1210 तक, ठीक है। कुतुबुद्दीन ऐबक का काल 1206 से 1210 तक और इल्तुतमिश का काल जो है 1211 से 1236 तक। इल्तुतमिश जो है इलबरी तुर्क था। इल्तुतमिश इलबारी तुर्क था। सुल्तान बनने के समय वह बदायूं का सूबेदार था। कहाँ का? बदायूं का, ठीक है। इल्तुतमिश ऐबक का दास था। जो ऐबक है ना कुतुबुद्दीन ऐबक, उसका दास था इल्तुतमिश। ऐबक ने उसे गुजरात अभियान से लौटते समय खरीदा था, ठीक। खोखरो खोखरो से युद्ध के दौरान उसकी प्रतिभा से प्रसन्न होकर 1205 ईस्वी में गौरी ने ऐबक को उसे मुक्त करने का आदेश दिया, ठीक है। ये याद रखना है, ठीक। कमेंट बॉक्स में बताना है कि खोखरो खोखरो ने किसकी हत्या की थी, ठीक है। आप लोगों को कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि खोखरो ने किसकी हत्या की थी, ठीक है। अभी पीछे हम बताए थे, ठीक है, कि खोखरो ने उसे मारा था। इल्तुतमिश को इल्तुतमिश को सुल्तान के पद की स्वीकृति बगदाद के खलीफा अल मुंतसिर बिल्लाह से 1229 ईस्वी में मिली। इसे खिलहत कहा गया। क्या कहा गया? खिलहत, ठीक है। दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश को माना जाता है। जो दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक इसको माना जाता है, इल्तुतमिश को माना जाता है। इल्तुतमिश प्रथम शासक या जिसने सर्वप्रथम स्थायी सेना का गठन किया, मतलब इसने स्थायी सेना का गठन किया था, ठीक है। शुद्ध अरबी भाषा में सिक्के जारी करने वाला दिल्ली सल्तनत का प्रथम शासक जो है ये इल्तुतमिश था। शुद्ध अरबी भाषा में सिक्के जारी करने वाला, याद रखना है, अरबी भाषा में सिक्के जारी करने वाला दिल्ली सल्तनत का प्रथम शासक कौन है? तो इल्तुतमिश है। या इसने जीतल टक्का सिक्का जारी किया, मतलब जीतल और टक्का सिक्का जो भी है ये इल्तुतमिश ने जारी किया था, ठीक है। इक्ता प्रथा को इल्तुतमिश ने शुरू किया। इक्ता प्रथा जो था इल्तुतमिश के द्वारा शुरू किया गया था। तुर्कान चहलगानी, जिसको चलीसा कहा जाता है, ठीक है, तुर्कान चहलगानी विभाग का गठन इल्तुतमिश ने किया था, ठीक है। इल्तुतमिश दिल्ली सल्तनत का प्रथम प्रभुत्व संपन्न शासक था जिसने बगदाद के खलीफा से वैधानिक सम्राट की मान्यता प्राप्त की। क्लियर? खलीफा से सुल्तान आजम की उपाधि भी मिली, मतलब सुल्तान आजम की किसको कहा जाता है? तो ये इल्तुतमिश को कहा जाता है, ठीक है। ठीक। सुल्तान आजम किसको कहा जाता है? तो सुल्तान आजम कहा जाता है इल्तुतमिश को। मिनहाज उस सिराज ने तबकाते नासरी में इस संबंध में लिखा है कि इस्लाम की राजधानी से भेजे गए लाल वस्त्र, आभूषण व उपहार को सुल्तान उसके पुत्रों तथा अमीरों ने स्वीकार किया। तो तबकाते नासरी किसने लिखा था? तो मिनहाज उस सिराज ने। ये याद रखना है कि तबकाते नासरी किसके द्वारा लिखा गया था? मिनहाज उस सिराज के द्वारा, ठीक है। इसने सल्तनत की राजधानी लाहौर से दिल्ली स्थानांतरित की। लाहौर किसका राजधानी था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक का राजधानी था। और लाहौर से दिल्ली किसने कर दिया? तो इल्तुतमिश में कर दिया, ठीक है। निजामुद्दीन जुनैदी इल्तुतमिश का वजीर था। निजामुद्दीन जुनैदी जो था ये इल्तुतमिश का वजीर था, ठीक है, प्रधानमंत्री था। इल्तुतमिश के समय में चंगेज खां के नेतृत्व में मंगोल आक्रमण का खतरा उत्पन्न हुआ था, ठीक। इल्तुतमिश के समय जो चंगेज खां का आक्रमण हुआ, मंगोल आक्रमण, ठीक है, चंगेज खां के नेतृत्व में मंगोल आक्रमण का खतरा इल्तुतमिश के समय शुरू हुआ था, ठीक है। अवध में पृथु का विद्रोह इल्तुतमिश के काल में हुआ था। यह भी इंपॉर्टेंट हो गया कि अवध में पृथु का विद्रोह जो है इल्तुतमिश के काल में हुआ था। इल्तुतमिश के सैन्य अभियान, एक तो कुबाचा, ठीक है, कुबाचा योलदौज से तराइन का तृतीय युद्ध, ठीक है। कुबाचा से तराइन का तृतीय युद्ध 1215 ईस्वी में, ठीक। कुबाचा से संघर्ष 1217 ईस्वी में। अब 1228 ईस्वी में रणथंभौर, ठीक है, सॉरी, कुबाचा से संघर्ष एक तो 1217 ईस्वी तथा 1228 ईस्वी, ठीक है। फिर से देखिए,
कुबाचा से तराइन का तृतीय युद्ध 1215 ईस्वी में हुआ। कुबाचा से संघर्ष कितना, कब कब, 1217 और 1228 में। रणथंबोर 1226 ईस्वी, चित्तौड़ 1227 ईस्वी, ग्वालियर 1231 ईस्वी। इल्तुतमिश का अंतिम सैन्य अभियान जो था वो बमियान के विरुद्ध हुआ। ये इंपॉर्टेंट हो गया। जो अंतिम सैन्य अभियान था बमियान के विरुद्ध था। बयाना पर आक्रमण करने जाते समय रास्ते में वह बीमार हो गया तथा 1236 ईस्वी में मृत्यु हो गई। ठीक है। इल्तुतमिश ने शुद्ध अरबी सिक्के चलाए। चांदी का टका 175 ग्रेन का और तांबे का जीतल जो है 22 से 33.5 ग्रेन तक। ठीक है। सिक्कों पर टकसाल का नाम लिखने की परंपरा चलाई। किसने, तो इल्तुतमिश के शासनकाल में ही सिक्कों पर टकसाल का नाम लिखने की परंपरा चली। ठीक है। मिस्र धातु के सिक्कों पर देवनागरी लिपि का प्रयोग हुआ। मिस्र धातु के सिक्कों पर देवनागरी लिपि का प्रयोग हुआ। इल्तुतमिश ने 1231 से 32 ईस्वी में कुतुब मीनार का निर्माण कार्य पूरा करवाया। इल्तुतमिश की कब्र जो है कुतुब मीनार में है। इसका जो कब्र है कुतुब मीनार के अंदर में है। ठीक है। भारत में सबसे पहला मकबरा इल्तुतमिश ने ही बनवाया था। इसे सुल्तानगढ़ी पुत्र नसीरुद्दीन महमूद का मकबरा, ठीक है, याद रखना है कि नसीरुद्दीन महमूद का मकबरा किसने बनवाया था, तो इल्तुतमिश ने ही बनवाया था। सबसे पहला मकबरा इल्तुतमिश के द्वारा ही बनवाया गया था। अपने पुत्र का मकबरा बनाया था। ठीक है। दिल्ली में मदरसा ए मुइज्जी तथा बदायूं का नासिरी मदरसा इल्तुतमिश ने ही बनवाए थे। ठीक है। ठीक है, क्लियर है। हौज ए सुल्तानी एक बड़ा जलाशय है जो इल्तुतमिश के शासनकाल में बना था। यह भी याद रखना है कि हौज ए सुल्तानी किसके द्वारा बनाया गया था, तो ये इल्तुतमिश के द्वारा। आरपी त्रिपाठी के अनुसार भारत में मुस्लिम प्रभुसत्ता का वास्तविक प्रारंभ उसी से होता है, मतलब इल्तुतमिश से होता है। इल्तुतमिश ने कहा भारत अरब नहीं है, इसे दारुल इस्लाम में परिवर्तित करना व्यवहार रूप में संभव नहीं है। ठीक है। इल्तुतमिश के काल में प्रांतीय सेना को हस्म ए अतरक कहा जाता था। क्या कहा जाता है, हस्म ए अतरक। किसके काल में, प्रांतीय सेना को कहा जाता था। ठीक है। इल्तुतमिश के काल में प्रांतीय सेना को क्या कहा जाता था, हस्म ए अतरक। इल्तुतमिश के पुत्र ब्राह्म शाह के समय में नायाबे ममालिकत के नए पद का सृजन किया गया। ठीक है। बहराम शाह के समय में नायाब ए ममालिकत के नए पद का सृजन किया गया। तुर्क सरदारों ने सुल्तान की शक्ति सीमित करने के लिए इस पद का सृजन किया था। नायब के पद पर रहने वाला प्रथम व्यक्ति एतगीन था। याद रखना है, नायब के पद पर रहने वाला प्रथम व्यक्ति एतगीन था। इल्तुतमिश का मानक सिक्का टका था। ठीक है। चांदी के टका का वजन 175 ग्रेन था। ठीक है। उसने मिस्र धातु का एक सिक्का बिलन चलाया। क्या चलाया, बिलन, याद रखना है। उसने मिश्रित धातु का एक सिक्का बिलन चलाया। किसने, तो इल्तुतमिश ने। ठीक है। चांदी तथा तांबे का मिश्रण था, जो बिलन जो था, ये किसके द्वारा चलाया गया था, तो इल्तुतमिश के द्वारा चलाया गया था। चांदी और तांबे का मिश्रण था, मतलब चांदी और तांबे से बनाया गया था बिलन को। ठीक है। एक अन्य सिक्का अदल 8 ग्रेन, मतलब 8 ग्रेन का था अदल, ये भी चलाया था इल्तुतमिश ने। ठीक है। इल्तुतमिश के तांबे तथा मिश्र धातु के सिक्कों पर देवनागरी लिपि का प्रयोग हुआ है, चांदी के सिक्के पर नहीं। मतलब चांदी के सिक्के पर नहीं, तांबे और तांबे तथा मिश्र धातु के सिक्के पर देवनागरी लिपि का प्रयोग हुआ है, लेकिन चांदी के सिक्के पर नहीं हुआ है। सिक्कों के एक और बगदाद के खलीफा अल मुंतसिर का नाम अंकित होता था। सिक्कों के एक और बगदाद के खलीफा अल मुंतसिर का नाम अंकित होता था। ठीक है। 1 टका 48 जीतल का, मतलब जो कि 192 दाम, तांबा 490 दिरहम। ठीक है।
रजिया सुल्तान का काल कितना हो जाएगा 1236 से 1240। एक तो याद रखना है कुतुबुद्दीन ऐबक का काल जो कि 1206 से 1210 ईस्वी, दूसरा इल्तुतमिश के काल 1211 से 1236 और तीसरा याद रखना है रजिया सुल्तान का काल 1236 से 1240 ईस्वी के बीच। ठीक, रजिया रजिया जो है रजिया रजिया दिल्ली की जनता के सहयोग से सिंहासन पर बैठी थी। ठीक है, याद रखना है, इसको चुना नहीं गया है, सॉरी इसका मतलब इसको चुना गया है ना, रजिया दिल्ली की जनता के द्वारा चुना गया था इसको। ठीक है, यहाँ देखिए लिखा हुआ है, उत्तराधिकारी नहीं है ये, है ना, उत्तराधिकारी का था कि पुत्र ही बनेगा, है ना, लेकिन रजिया सुल्तान को दिल्ली की जनता के सहयोग से सिंहासन पर बैठी थी, मतलब इसको चुना गया था। ठीक है, वो भारत की प्रथम मुस्लिम शासिका थी। जमालुद्दीन याकूत एक अबिसिनियत मालिक था। रजिया ने उसे अमीर अखूर का पद दिया था। याद रखना है, अमीर अखूर का पद रजिया सुल्तान ने दिया था किसको, तो जमालुद्दीन याकूत को। ठीक है, अमीर अखूर का पद किसको दिया गया था, तो जमालुद्दीन याकूत को दिया गया था। ठीक है, कुछ लोग रजिया और याकूत के बीच प्रेम संबंधों का भी आरोप लगाते थे। रजिया बेगम का पतन का प्रमुख कारण उसका महिला होना है। ठीक है, मिलिक इख्तियारुद्दीन अतुनिया ने रजिया सुल्तान को बठिंडा के किला मुबारक में कैद किया था। ठीक, नसीरुद्दीन महमूद 1246 से 1266 ईस्वी, नसीरुद्दीन इल्तुतमिश का पौत्र था। वह 10 जून 1246 ईस्वी को दिल्ली का सुल्तान बना। इसने बलबन को उलूग खां की उपाधि दी। नसीरुद्दीन महमूद ने बलबन को उलूग खां की उपाधि दी थी तथा अमीर हाजिब का पद दिया बलबन को। ठीक है, उसके समय में बलबन जो है नायब मतलब प्रधान के पद पर भी रहा। किसके शासनकाल में, नसीरुद्दीन महमूद के शासनकाल में जो बलबन जो है नायब मतलब प्रधानमंत्री के पद पर भी रहा था। ठीक है, नोट, ऐबक ने आराम से इल्तुतमिश को रोककर रजिया और बहरे अलाउद्दीन को नासिर की गद्दी पर बैठने का हुक्म दिया। अब देखिए बलबन बलबन के बारे में देखिए, गियासुद्दीन बलबन 1266 से 1286 ईस्वी। बलबन का असली नाम जो है बहाउद्दीन था, है ना, मतलब इसको बहाउद्दीन कहा जाता था। ठीक है, वह इल्तुतमिश का गुलाम तथा इलबरी जनजाति का तुर्क था। 1249 ईस्वी में बलबन ने अपनी पुत्री का विवाह सुल्तान नसीरुद्दीन से किया। ठीक, इस अवसर पर उसे उलूग खां की उपाधि तथा नायाब ममालिकात का पद हासिल हुआ था। ठीक है, दिल्ली सल्तनत का सबसे निरंकुश शासक जो था ये बलबन था, जिसने अपने विरोधियों का दमन करने के लिए दृढ़ एवं सीमांत नीति का अनुसरण किया। आयरन ऑफ ब्लड मतलब लोह एवं रक्त की नीति का अनुसरण बलबन ने किया। ठीक है, यही क्वेश्चन पूछता है, लौह एवं रक्त की नीति किसने अपनाया था, तो बलबन ने अपनाया था। ठीक है, तुर्कान चहलगानी विभाग का खात्मा या दमन बलबन ने किया था। मतलब तुर्कान चहलगानी किसके द्वारा शुरू किया गया था, तो ये इल्तुतमिश के द्वारा शुरू किया गया था। खत्म किसके द्वारा किया गया, बलबन के द्वारा। ठीक है, अमीर खुसरो व अमीर हसन बलबन के दरबारी कवि थे। कौन कौन, तो अमीर खुसरो और अमीर हसन बलबन के दरबारी कवि थे। ठीक है, ये याद रखना है। अमीर खुसरो एटा, है ना, अमीर खुसरो एटा उत्तर प्रदेश का निवासी या यह निजामुद्दीन औलिया का शिष्य था। कौन, अमीर खुसरो, इसने सितार एवं कव्वाली का आविष्कार किया। इसे तूतीय हिंद कहा जाता है। क्या कहा जाता है, तूतीय हिंद कहा जाता है। भारत नौरोज भारत नौरोज उत्सव का प्रचलन जो है बलबन ने किया था। किसने किया था, बलबन ने किया था। ठीक है, इन्होंने दरबार में सिजदा एवं पैबोस प्रथा शुरू की थी। ठीक है, इसने दरबार में सजदा एवं पैबोस प्रथा शुरू की थी। किसने, तो
बलबन ने शुरू किया था। याद रखना है, किसने शुरू किया था? तो बलबन ने शुरू किया था। ठीक है। बलबन ने स्वयं को अफ्रेसियाई वंश का मतलब अफ्रेसियाई वंश घोषित किया था। अपने आप को बलबन ने स्वयं को अफ्रेसियाई वंश उच्च कुल का घोषित किया। ठीक है। राजा पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधि है, इस सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रतिपादन बलबन ने किया। यह भी इंपॉर्टेंट हो गया। राजा पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधि है, इस सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रतिपादन किसने किया था? बलबन ने किया। बलबन ने खलीफा की सत्ता को मान्यता दी तथा साथ ही उसका नाम सिक्कों पर खुदवाया। बलबन के समय में 1279 ईस्वी में बंगाल में तुगरिल खां ने विद्रोह किया था। किसने किया था? तुगरिल खां ने। ठीक है। मालिक मुकद्दर अली को तुगरिल का सिर काटने के उपलक्ष्य में तुगरिल कुश की उपाधि प्रदान की। ठीक। सल्तनत काल में बलबन ने सर्वप्रथम दीवाने अर्ज सैन्य विभाग का गठन किया। उसकी अच्छी सैन्य व्यवस्था का श्रेय इमादुल मुल्क को जाता है। क्लियर। बलबन के बड़े पुत्र शहजादा मोहम्मद की मृत्यु मंगोलों से युद्ध के दौरान हुई थी। अमीर खुसरो ने अपना दरबारी जीवन शहजादा मोहम्मद के समय में ही आरंभ किया था। बर्नी ने बलबन की वसाया का संकलन किया। ठीक है। बर्नी ने बलबन की वसाया का संकलन। एक और चीज याद रखना है आप लोग को कि सबसे ज्यादा विफल हुआ था मंगोलों का आक्रमण जो है, विफल किया था आपका ये बलबन। बलबन के समय सबसे ज्यादा युद्ध हुआ था, विद्रोह हुआ था बलबन थी मंगोल का, और सबसे ज्यादा विफल भी किया है बलबन ही, है ना। याद रखना ये चीज। ठीक। बलबन के समय में दिल्ली का कोतवाल जो है, बलबन के समय में दिल्ली का कोतवाल मलिक फखरुद्दीन था। बलबन भारत का पहला शासक था जिसने जिले इलाही की उपाधि धारण की। कौन सा? तो जिले इलाही, ठीक है, कहा जाता है। ठीक है। बलबन ने बदायूं के इक्तदार मलिक बकबक को जनता के समय कोरों से पिटवाया था। ठीक है। क्योंकि उसने एक दास को पीट पीट कर मार डाला था। बलबन ने एकताओं में भ्रष्टाचार को रोकने के लिए ख्वाजा नामक अधिकारी की नियुक्ति की। ठीक। बलबन ने एकताओं में भ्रष्टाचार को रोकने के लिए ख्वाजा नामक अधिकारी की नियुक्ति की। इस इसका कार्य राजस्व संबंधी प्रशासन था। शासकों का क्रम निम्न है। पहला तो ऐबक हो जाएगा 1206 से 1210, उसके बाद आराम शाह, फिर मतलब ऐबक के बाद आराम शाह आया, फिर इल्तुतमिश 1211 से 1236, फिर रुकनुद्दीन फिरोज शाह, रजिया सुल्तान 1236 से 1240, मुइजुद्दीन बहराम शाह, फिर अलाउद्दीन महमूद शाह मसूद शाह, नसीरुद्दीन महमूद 1246 से 1266, बलबन 1266 से 1286 ईस्वी, मुइजुद्दीन कैकुबाद 1286 से 1290 ईस्वी, उसके बाद क्यूमर, मतलब क्यूमर सबसे लास्ट में है ना। ठीक है। गुलाम वंश का सबसे अंतिम शासक हो जाएगा आपका क्यूमर्स 1290 ईस्वी, है ना। ये आपका याद रखना है।